दोस्तों, कोरोना वायरस अब बच्चों में भी पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है और बच्चों में भी काफ़ी केसेस देखे जा रहे हैं और यहाँ तक कि सीरियस केसेस भी बच्चों में आ रहे हैं। तो एज ए पेरेंट आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चों में सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कोरोना के। बच्चों में अगर कोरोना हो जाए तो हम उसकी देखभाल कैसे करें, किस तरह से हमें उन्हें ट्रीट करना है, हमें घर पे कब ट्रीट करना है, हॉस्पिटल कब लेके जाना है और हमें किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है। अगर ये सब चीज़ आप जानेंगे तो अपने बच्चों को जल्दी कोरोना के लक्षण पहचानेंगे, जल्दी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और बेटर आउटकम होगा और बच्चे आपके जल्दी ठीक होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना पीडियाट्रिशियन, और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने डेंजर साइंस बताए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चों में कोरोना वायरस प्रेजेंट किस तरह से करता है, क्या सिम्टम होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा सिम्टम वेरी करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं और कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है। हम अगर बात करें ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है। आइज़ की अगर हम बात करें तो बच्चे को रेडनेस हो सकती है, आइज़ में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। बट नोज़ की बात करें तो बच्चे को ब्लॉक नोज़ हो सकती है या रनी नोज़, पानी नाक से आ सकता है। तो बच्चा आपका कम फीड ले सकता है, उसको सोर थ्रोट हो सकता है, गले में उसकी खराश हो सकती है। बच्चे का माउथ का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो सकता है। अगर बड़ा बच्चा आपका है तो वो ये बताएगा आपको, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बताएगा। और नोज़ से स्मेल, वो भी बच्चे की लॉस हो सकती है। फिर हम बात करें सीने की, आपके बच्चे की ब्रीदिंग फास्ट हो सकती है। उसको जो निमोनिया के टाइप के सिम्टम होते हैं जैसे कि पसलियों का चलना, ये हो सकता है। बच्चे का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ख़राब हो सकता है, जैसे कि फास्ट ब्रीदिंग या फिर शैलो ब्रीदिंग। और सांस में अलग टाइप की आवाज़ हो सकती है, ग्रंटिंग जिसे बोलते हैं, यानी कहना। बच्चा आपका इस तरह की आवाज़ निकालेगा। या फिर जब वो बच्चा सांस ले रहा होगा तो हो सकता है सीटी जैसी आवाज़ हो, इसको हम व्हील्स बोलते हैं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है। डायरिया भी इसका एक सिम्टम है और डायरिया बहुत कॉमनली जो फर्स्ट वेव थी उसमें पाया गया था। डायरिया के साथ वॉमिटिंग और पेन एब्डोमेन, ये सब भी हो सकता है। जनरलाइज सिम्टम की बात करें अगर हम, तो आपके बच्चे को वीकनेस हो सकती है, उसको पूरी बॉडी में पेन हो सकता है बेबी को। और छोटा बेबी है तो ये सब चीज़ नहीं बताएगा, वो आपको लिथार्जी, सुस्त होकर बताएगा या आपको रो रो के ज़्यादा बताएगा। तो आपको उन सब चीज़ों को समझना है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल उसके जो सिम्टम्स है कुछ तो नहीं हो रहे हैं उसको। इसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा सिम्टोमेटिक हो लेकिन किसी और के कांटेक्ट में आया हो, किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया हो। तो अगर ये सिम्टम्स हैं या फिर जो मैंने लास्ट में पॉइंट बताया, ये सब कुछ अगर हैं तो आज के दौर में आप सबसे पहले कोविड सोचेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें टेस्ट कब करवाना है। तो देखिए, जो आइडियली सारे जो सिम्टम मैंने अभी आपको बताया, ये सिम्टम अगर किसी को हैं या फिर बच्चा सिम्टोमेटिक है बट किसी सिम्टोमेटिक के कांटेक्ट में आया है तो आपको कोविड टेस्ट कराना है। कोविड टेस्ट अगर मान ली किसी वजह से आप नहीं करा पा रहे हैं या कि आपकी इजीली अवेलेबल नहीं है या आप जाना नहीं चाहते अपने बच्चे को वहाँ पर लेके, ताकि जिससे कि उसको कोरोना का डर हो, तो फिर इन सब केसेस में आप बच्चों को कोरोना मान के ही ट्रीट करेंगे। अगर आपका बच्चा सिम्टोमेटिक है और आपने RT-PCR करा लिया उसका और RT-PCR कराने के बाद उसका निगेटिव आया है, तो फिर आप उस RT-PCR को रिलायबल नहीं मानेंगे, क्योंकि RT-PCR 100% सेंसिटिव नहीं होता है। उसकी सेंसिटिविटी जो 100% तक नहीं होती है, जिस वजह से कई बार वो फॉल्स रिजल्ट देता है। तो आपको ये चाहिए कि आप RT-PCR रिपीट कराएं और साथ में आपको जो फीवर के और जो इस तरह की बीमारी की दूसरे जो वजह होती है जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, इसके अलावा UTI है, इन सब को रूल आउट कराने के लिए जो इन्फेक्शन होती हैं वो भी आपको साथ में कराना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और इलनेस हो जो कोविड की तरह प्रेजेंट कर रही हो। अब हम बात करते हैं घर पे हमें किन बच्चों को ट्रीट करना है। तो अगर आपका बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन वो RT-PCR पॉजिटिव है, किसी के कांटेक्ट में आया है, तो ऐसे बच्चों को आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी है वो माइल्ड डिजीज़। माइल्ड डिजीज़ हम कब कहेंगे? बच्चों को आपको माइल्ड सा फीवर है, उसको हेडेक है, उसको रनी नोज़ हो रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, सोर थ्रोट है, उसको मामूली सा डायरिया है, वॉमिटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं हो रहे हैं, और बच्चे की जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक है, उसका जो SpO2 है बेबी का, वो बच्चे का वो 94
से ज़्यादा है, मतलब रूम एयर पे 94% अगर ज़्यादा है, और सांस की जो गति है यानी कि रिस्पिरेटरी रेट वो अगर बच्चे का नॉर्मल है एज वाइज। अब नॉर्मल आप कैसे पता लगाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका बच्चा 1 महीने से 2 महीने का है और उसकी सांस की गति 60 से कम है तो ये नॉर्मल है। इसके बाद अगर आपका बच्चा 2 महीने से 1 साल तक का है और सांस की गति 50 पर मिनट है तो ये नॉर्मल है, 50 पर मिनट से कम होना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसकी सांस की गति 40 पर मिनट से कम होनी चाहिए, यानी कि 40 पर मिनट ये कट ऑफ वैल्यू है। और इसके बाद अगर 5 ईयर से बड़ा बच्चा है आपका तो उसकी जो सांस लेने की गति है यानी कि रिस्पिरेटरी रेट है वो 30 से कम होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। इसके अलावा बच्चों को कोई सीरियस बीमारी ना हो, यानी कि कोमॉर्बिडिटी ना हो, जैसे कि उसको हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, कोई किडनी डिजीज़ या HIV जैसी कोई डिजीज़, या बच्चा स्टेरॉइड पे हो, ये सब अगर है तो भी आपका बच्चा जो है वो माइल्ड कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके बेबी को। तो मैंने अभी जो सिम्टम्स बताया, जो साइंस बताए, वो सब अगर हैं और कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो आपका जो बच्चा है वो माइल्ड कैटेगरी में है और आप उसका घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम बच्चे को घर पे क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो देखिए, अगर आपका बच्चा असिम्प्टोमेटिक है यानी कि कोई सिम्टम नहीं है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए। मॉनिटरिंग मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। अगर आपका बच्चा माइल्ड कैटेगरी में है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे की जो हेल्थ है उस पर ध्यान रखना है। बच्चों को आपको एडिक्वेट रेस्ट देना है, लेकिन आधे से 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी भी उसके लिए ज़रूरी है। अपने बच्चे की जो फीडिंग है उसको इंश्योर करना है। अगर बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग उसको प्रॉपरली कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त ये देखिए, अगर आप कोविड नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो बच्चे को आप मास्क लगा के ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते। आपको खुद को मास्क लगाना है, घर में जितने भी लोग होंगे सबको मास्क लगा के रखना है। तो आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। उसके अलावा अगर बड़ा बच्चा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फीड प्रॉपर जितना बच्चों को चाहिए एज वाइज वो आप उसको दीजिए। अगर आपका बच्चा और बड़ा है, 5 साल 4 साल के आसपास है या उससे बड़ा है, तो आप बच्चों को प्रॉपर जो उसकी डाइट है उसके एज के हिसाब से वो दीजिए। डाइट में लिक्विड डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बच्चों को हाइड्रेशन दीजिए, हाइड्रेट रहना चाहिए आपका बच्चा। किसी भी टाइम उसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। बच्चे का हाइड्रेशन के साथ न्यूट्रिशन का ध्यान दें, डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ उसको दें जो कि उसको इम्यूनिटी बढ़ाएगी उसकी, और बच्चा जल्दी आपका ठीक होगा। अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की, जैसे कि फीवर अगर आपके बच्चों को है तो आप पैरास्टामोल दे सकते हैं। पैरास्टामोल हम 10 to 15 mg पर kg पर डोज रिकमेंड करते हैं, जो कि हम दिन में 3 से 4 बार किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के अगर नोज़ ब्लॉक है तो आपको नेज़ोक्लियर ड्रॉप, नेज़ल सलाइन ड्रॉप जो आती है वो आपको अपने बच्चे को देना है। आप ये दिन में 2 से 3 घंटे के अंतराल पर डाल सकते हैं। बच्चों को अगर कफ है और कफ ज़्यादा बच्चों में ड्राई होता है, ऐसे केस में आपको कोई अलग से स्पेसिफिक कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों को आप सलाइन गार्गल कराएं, और जो लोजेंस होते हैं, जो सूथिंग ड्रॉप्स होते हैं, जैसे कि विक्स की आती है, हॉल्स आती है, ये सब बच्चों को आप एज ए टॉफ़ी की तरह उसको दे सकते हैं। बच्चा उसको जब लेगा तो बच्चे को सूथिंग इफेक्ट होगा, आराम होगा और उसको सूखी खांसी में आराम मिलेगा। साथ में आप बीटाडीन गार्गल करवा सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चे को लूज मोशन है, डायरिया है, तो आप बच्चों को जिंक ऐड कर दें। जिंक अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो कोविड के केस में जो डायरिया है उसको 2.5 ml पर डे देते हैं, दिन में 1 बार। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो उसको 5 ml जिंक सिरप आप देंगे, और वो भी दिन में 1 बार देंगे। इसके अलावा अगर डायरिया है तो आप उसको ORS देंगे 10 ml पर kg से हर लूज मोशन के बाद, ये आपको देना है। और कोई भी प्रोबायोटिक, जैसे कि आप स्प्रोलैक दे सकते हैं, आप इंट्रोजर्मिना दे सकते हैं। एक डिटेल वीडियो मैंने डायरिया का ट्रीटमेंट बना रखा है, आप ऊपर लिंक पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देख के डायरिया का पूरा ट्रीटमेंट जो मैं अभी आपको बताया है वो डिटेल में आपको वहाँ से जाके पता लग जाएगा। और बच्चों को आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है तो आप बच्चों को ड्रॉप दें। ड्रॉप जैसे कि जिंक को भी ड्रॉप दे सकते हैं, एटोजिक ड्रॉप दे सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर डे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बड़ा है 1 साल से तो आप उसको सीरप दे सकते हैं। सीरप फॉर्म में जो विटामिन आती हैं, जिंकोविट, एटोजेट, ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं, आप ये लेके अपने बच्चों को दे सकते हैं 5 ml पर डे। जिन बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स हैं या जो भी असिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी को भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना ही एंटीबायोटिक देने का सोचें। और इसके साथ रेमडेसिविर या आइवरमेक्टिन या डॉक्साइक्लिन या फेविफ्लू या इस तरह की जो भी ड्रग्स कोविड के पेशेंट को दी जाती हैं, ये सब आपके बच्चों को भी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब के लिए भी परेशान ना हो। इन बच्चों का हमें और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराना होता है, किसी तरह की जांच नहीं करानी होती है। RT-PCR आपने करा लिया, दिस इज़ इनफ। इसके बाद और किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है।
जो भी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे कि डी डाइमर है, IL-6 है, CRP है, CT है, ये सब हम उनमें कराते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है बच्चे की मॉनिटरिंग। बच्चे की मॉनिटरिंग आपको 3 चीज़ों से करनी है और उसको आपको एक कागज़ में, फाइल में या पेपर में कहीं पर लिख के उसको रिकॉर्ड करना है। आपको दिन में 3 बार बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। रेस्पिरेटरी रेट जो कट ऑफ मैंने अभी बताई है उससे एज वाइज उससे कम होनी चाहिए। दिन में 3 बार आप पूरे 1 मिनट तक काउंट करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट काउंट करने के लिए आपको अपनी वॉच लेनी है, एक एनालॉग वॉच, और 1 मिनट पूरा काउंट करना है और बच्चे के जो जितने बार भी बच्चे के पेट ऊपर नीचे होता है उस मूवमेंट को आपको काउंट करना है। और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आपको बच्चे का SpO2 चेक करना है, वो भी दिन में आपको 3 से 4 बार करना है। 94% रूम एयर पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 94 से कम ना हो। और तीसरा आपको बच्चे का जो ओरल इनटेक है उसको देखना है। अगर बच्चा आपका फॉर्मूला फीड लेता है या ब्रेस्ट फीड लेता है तो आपको ये देखना है कि कहीं उसकी फीडिंग में कुछ कमी तो नहीं आई है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपको ये देखना है जो रेगुलर डाइट वो ले रहा है उस डाइट में कोई कमी तो नहीं आई है। बच्चों का जो होम आइसोलेशन का ड्यूरेशन है वो आप ऐसे डिसाइड करिए कि अगर आपका बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ RT-PCR पॉजिटिव आया है, तो जिस दिन से वो RT-PCR पॉजिटिव आया है उसके 10 डेज़ आप काउंट कर लिए। 10 डेज़ के बाद आप आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा को सिम्टम है, जिस दिन सिम्टम स्टार्ट हुए हैं उस दिन से आप 10 डेज़ काउंट करिए। इन 10 डेज़ में आपको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना है। उसके बाद फिर आप 7 डेज़ का और एक्स्ट्रा आइसोलेशन कर सकते हैं अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन हटा दिया है कि हम बच्चे का दोबारा RT-PCR कराएं, उसके बाद आइसोलेशन ख़त्म करें। आप खुद से आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं, RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट आने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं डेंजर साइंस। किसी भी टाइम आपको लगता है कि आपका बेबी ये सारे साइन शो कर रहा है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को या हेल्थ पर्सनल को या नियरेस्ट हॉस्पिटल को आपको रिपोर्ट करना है, अपने बच्चों को जाके दिखाना है। सबसे पहले जो साइंस हैं वो बच्चे में निमोनिया के लक्षण, जैसे कि बच्चे की पसलियाँ चलना, जो पसलियाँ होती हैं पसलियों के बीच में सांस लेते हुए गड्ढे पड़ते हैं, बच्चे की सांस तेज चल सकती है, हाथ पैर और मुंह नीले हो सकते हैं, साइनोसिस जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप का बच्चा आवाज़ निकाल सकता है, ग्रंट कर सकता है, सांस लेते वक्त बच्चा करहा सकता है। और जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है एज वाइज रेस्पिरेटरी रेट की, उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है। बच्चों को दौरे भी पड़ सकते हैं, या फिर बच्चों को डायरिया हो रहा है, इतना ज़्यादा सीवियर डायरिया हो रहा है कि बच्चा बिल्कुल लिथार्जिक हो गया है, आंखें अंदर धंस गई हैं, बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ गया है और उसकी आप स्किन को अगर पिंच कर रहे हैं तो स्किन ऐसे दबी रह जाती है, जैसे कि ओल्ड एज में जो बूढ़ों को जिस तरह से होती है, ओल्ड एज में होती है उस तरह की स्किन दिख रही है। बच्चे के गाल ये पिचक गए हैं डिहाइड्रेशन से, या फिर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि कोई भी ओरल इंटेक बच्चा नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं खा पी पा रहा है, या फिर बच्चे के पेट में बहुत सीवियर दर्द है, पेन एब्डोमेन हो रहा है, या आपने बच्चे का SpO2 चेक किया और वो 94 से कम आ रहा है, या अगर जैसे न्यूबॉर्न बेबी है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, अनकंसोलेबल क्राई हो रही है उससे, तो भी ये डेंजर साइंस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी ये जानकारी आपको काम की लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो फिर आप इसे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप आगे देखते रहें। अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए, देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।